हेलो एवरीवन। बिहार करंट अफेयर्स एडिटोरिया के जुलाई 2023 अक्टूबर 2024 तक में फटाफट 100.com में पहले कवर करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर बिहार। तो पहला प्रश्न इसमें देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी पर समर्पित टावर बापू टावर का लोकार्पण कब किया गया है? तो 2 अक्टूबर 2024 को किया गया और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट किया जाता है। किस राज्य सरकार अपने सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक या डाकघर शाखा खोलने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने। अगला देखेंगे, भारतीय न्याय संहिता अर्थात बीएनएस के तहत सजा दिलाने में देश का, यहाँ ध्यान रखिएगा पूरे भारत की बात हो रही है, देश का पहला जिला कौन बना है? तो सारण जिला बना है। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री भारत के किस जिले में लगाई जा रही है? तो जमुई जिले में लगाई जा रही है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस राज्य ने क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है? तो बिहार ने किया है। आगे है, हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना है? तो एम्स पटना जो भारत का पहला संस्थान है जो हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ध्यान रखिए, जो पहला होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 24 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो सविता महतो जो छपरा से बिलोंग करती हैं। आगे है, जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार, यहाँ ध्यान रखिएगा, नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बिहार के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए, यानी कि वहाँ पे गरीबी में सुधार हुआ है? तो 3.77 करोड़ लोग यहाँ पे बाहर आए हैं। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना जो हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है। नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में, और ये सूचकांक जो जारी किया है नीति आयोग जारी किया है 17 जुलाई 2023 को। तो सबसे गरीब राज्य बिहार है और वहाँ की आबादी का 33.76% जो है वो आबादी गरीब है। आगे देखेंगे, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं को बीमा करने का निर्णय लिया गया है? तो बिहार में। नेक्स्ट है, किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी किया? तो पटना नगर निगम जारी किया और ये जो भारत का पहला डिजिटल करेंसी जारी किया, ध्यान रखिएगा पहला है तो इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो पटना में रखा गया है। आगे है, देश का पहला राज्य कौन है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है? तो बिहार। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो बिहार ने किया है। नेक्स्ट है, घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान के लिए किस राज्य सरकार ने ई पिंडदान ऐप बनाया है? तो पर्यटन विभाग जो बिहार सरकार का है, इन्होंने ऑनलाइन पिंडदान देने के लिए एक ऐप बनाया है, ई पिंडदान ऐप। आगे देखेंगे, भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में किया गया है। और मुजफ्फरपुर में जो शाही लीची है, ठीक है, शाही लीची को यहाँ का जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है। आगे देखेंगे, लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। गया के फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी डैम की लंबाई कितनी है? तो 411 मीटर। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? तो पटना में बनेगा और ये भारत का पहला कैंसर अस्पताल होगा बच्चों के लिए, ये पटना में बनाया जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला पदाधिकारी को नियुक्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बन रहा है? तो टीएनबी कॉलेज भागलपुर में। भारत का सबसे बड़ा धर्मशाला का आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ रखा गया है? तो गया में रखा गया है। अब देखेंगे हम लोग आगे, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब बनाने की घोषणा की है? तो बिहार ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में किया है? तो पटना में किया है। और देखिए, डॉल्फिन जो है इसको
राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था सन 2009 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2024 में बिहार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2024 की बात हो रही है, तो ये सबसे अंतिम स्कोर पे है। सेकेंड टॉपिक देखेंगे बदलता बिहार। बिहार में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 11 से 20 नवंबर के बीच कहाँ किया जाएगा, तो राजगीर में किया जाएगा। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में कितने देश भाग ले रहे हैं, तो 6 देश भाग ले रहे हैं। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में रजत पदक हासिल किया है। देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की बात हो रही है और बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जो हैं वो प्राप्त किए हैं, तो शरद कुमार जी हैं। आगे देखेंगे उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को विलय करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो मार्च 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। अक्टूबर 2024 में शुरुआत की गई मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत किस वर्ष के बालिकाओं को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा, तो 9 से 14 वर्ष के बालिकाओं का टीकाकरण किया जाएगा। अब अगला देखेंगे वन्य प्राणी के हमले में मारे जाने वाले व्यक्ति को सरकार अब कितना मुआवजा देगी, तो 10 लाख रुपए मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहली प्राथमिकी यानी एफआईआर किस पुलिस थाने में दर्ज की गई है, तो गया राजकीय पुलिस थाना में जो नया आपराधिक कानून आया है इसके तहत यहाँ पे एफआईआर दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बिहार के पीरपैंती में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए स्वीकृति दी है, तो 2400 मेगावाट उत्पादन के लिए स्वीकृति मिली है। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो दिसंबर 2025 तक, यानी कि भू सर्वेक्षण बिहार में हो रहा है और इसका लक्ष्य दिसंबर 2025 तक कराने का रखा गया है। बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा, तो आईजीआईएमएस पटना में ये खोला जाएगा। नेक्स्ट है पटना हाई कोर्ट ने किस विश्वविद्यालय पर अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर 10 लाख जुर्माना लगाया है, तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर जुर्माना लगाया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन था या थी, तो वह श्रेयसी सिंह थी जो ट्रैप शूटिंग में 23वां स्थान इस बार प्राप्त किए हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने वाला राज्य का कौन राज्य बना है। देखिए, दूसरा राज्य कौन बना है, देखिए मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य कौन बना है, तो बिहार बना है जो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराएगा, यानी कि फर्स्ट पे मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया है, तो शरद कुमार विवेक को किया गया और ये सीवान के रहने वाले हैं। अगला देखेंगे बिहार का पहला पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला कहाँ बनाया जा रहा है, तो पटना म्यूजियम में ये बिहार का पहला पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला होगा। बिहार के नए मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है, तो अमृतलाल मीणा को बनाया गया है। नेक्स्ट है बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो परमान रवि मनुभाई जो हैं वो बीपीएससी के चेयरमैन हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, तो 2 पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो सरसई सरोवर में किया जाता है और जो हाजीपुर में स्थित है। अगला देखेंगे नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन को, मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस विदेशी दौरे पर गए थे, तो ब्रिटेन में गए थे। भारतीय रेलवे ने बिहार के किस रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित कर रहा है, तो जमालपुर में है। मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे, तो 245 रुपये मिलेंगे। इससे पहले 228 रुपये मिल रहे थे प्रतिदिन के। अगला देखेंगे बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, यानी कि सब्सिडी दी जाएगी।
स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो 4 स्थलों को शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन के तहत, जिसमें है गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी। आगे देखेंगे, बिहार का पहला ओडीएफ प्लस, ध्यान दीजिएगा, बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया? तो इस्माइलपुर प्रखंड को, जो भागलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जा रहा है? देखिए, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शेरपुर में खोला जा रहा है, जो मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। आगे देखेंगे, बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो बाबर चक गांव जो है बांका जिले का, इसको पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? तो SKMCH मुजफ्फरपुर में बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जा रहा है। बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहटा स्थान है पटना में, यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। अगला है, बिहार का पहला विदेश डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो GPO पटना में खोला जाएगा। बिहार के पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो हाजीपुर वैशाली जिले में इसकी स्थापना किया गया है। बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो भागलपुर में पाए जाते हैं। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो पटना में ये साइबर थाना खोला गया, और जो बिहार का पहला साइबर थाना होगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया? तो सोन नदी। अगला है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो थावे गोपालगंज जिले में, यहाँ पे बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जा रहा है। आगे देखेंगे, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो पटना में। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो बिहटा पटना में। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो फतुहा पटना में। आगे देखेंगे, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है? तो पटने जिले में बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया? तो बरौनी में शुरू किया गया है। 7 निश्चय फर्स्ट के तहत किन 2 लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है? तो 2 लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है, जिसमें होगा आरक्षित रोजगार, 3 लक्ष्यों को पूरा गया, माफ कीजिएगा, महिलाओं का अधिकार और हर घर बिजली लगातार। देखिए, 7 निश्चय फर्स्ट का मतलब है 7 लक्ष्यों को बिहार में लाया गया है, इसके तहत 3 को एकदम कंप्लीट कर लिया गया है। अब सेकंड ला दिया गया, 7 निश्चय सेकंड ला दिया गया है। आगे देखेंगे, बिहार में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो डुमरांव बक्सर जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया है? तो दुर्गावती जलाशय में, जो कैमूर स्थान पर स्थित है। आगे देखें, बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट खनिज की उपस्थिति की पुष्टि हुई है? तो रोहतास जिले में। बिहार के किस जिले से डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत की गई है? तो शेखपुरा में। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ किया गया है? तो सराय रंजन समस्तीपुर में किया गया है। आगे देखेंगे, बिहार सरकार ने हेरिटेज ट्री संरक्षण के लिए प्रति पेड़ कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में कब पास हुआ था? तो देखिए, बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक जो है 9 नवंबर 2023 को विधानसभा में पास हुआ था, और विधान परिषद में 10 नवंबर 2023 को पास हुआ था। और देखिए, जो भारत में 28 राज्य है, पूरे राज्य में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जिसमें जो बिहार है, यहाँ पर भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, और यूपी में भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। आगे देखेंगे, बिहार में पहली बार ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है। बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? तो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय
पूसा स्थान जो है समस्तीपुर का, यहाँ पर बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। आगे देखेंगे बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट हैं वो हैं मीनाक्षी, जो समस्तीपुर की रहने वाली हैं। बिहार का तीसरा एवं सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है? तो रानीगंज अररिया का जो जिला है यहाँ पे बन रहा है। जीविका दीदी का बिहार में पहला मखाना उद्योग कहाँ खुलेगा? तो सहरसा में। देखिए जो मखाना है यहाँ पे आप देखेंगे पूर्वांचल में, ये बिहार का जीआई टैग मिला हुआ है, यहाँ ध्यान रखिए। और जीआई टैग 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। आगे देखेंगे बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहाँ खुलेगा? तो सिपेट भागलपुर में। बिहार में किस योजना के तहत अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जा रहा है? तो भाभ्या, जिसका फुल फॉर्म है बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल के तहत अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जा रहा है, यानी कि कागज रहित। आगे देखेंगे किसी भी दुर्घटना से प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो पहले 1 लाख था और अब जो हुआ है 2 लाख कर दिया गया, यानी 1 लाख की बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2024-25 का आकार क्या है? तो बिहार बजट 2024-25 का जो आकार है 2,78,725.72 करोड़ रुपए है। ये इम्पोर्टेंट रखिएगा क्योंकि ये जो बजट का सर्वे है इससे क्वेश्चन उठा सकता है, डाटा दे सकता है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पूछा है डिफिसिट, यहाँ पे राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 29,095.42 करोड़। और ये कुल जीएसडीपी का, ध्यान दीजिए जीएसडीपी का मतलब हो गया ग्रास स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसका 2.98% है। आगे देखेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का भ्रमण किया है? तो अमेरिकी टीम जो है इसका भ्रमण किया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब किया गया? तो 18 अक्टूबर 2023 को किया गया है। और ये 2023 से इसका जो डेट होगा 2028 तक चलेगा। और चतुर्थ कृषि रोड मैप होगा बिहार का। पहला जो कृषि रोड मैप लाया गया था वो 2008 में लाया गया था, जो 2008 से 2012 तक चला था। फिर 12 से 17, फिर 17 से 23, उसके बाद 23 से 28 से चौथा है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाया गया है। आगे देखेंगे पान का विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। तो बिदुपुर वैशाली। बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड हब खोले जाएंगे अर्थात विकसित किए जाएंगे? तो 100 सीड हब खोलने की व्यवस्था की गई है। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस नई नीति को लाई है? तो बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 लाया गया है। आगे देखेंगे पीएम इस बस योजना के तहत बिहार को कितने इलेक्ट्रिक बसें परिचालन के लिए दी जाएंगी? तो 400 बसों का यहाँ पे व्यवस्था किया गया, ई बस योजना के तहत बिहार में संचालित की जाएंगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रति विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा हेतु अनुमान्य राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 4 करोड़ कर दिया गया है। आगे देखेंगे बिहार में रामसर स्थल में शामिल आर्द्र भूमि की कुल संख्या कितनी है? तो 3 है, ठीक है। बाल बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 27 है। और देखिए जो आर्द्र भूमि रामसर स्थल में है जो न्यूनतम है ये नागी और नकटी को हाल ही में रामसर स्थल में घोषित किया गया है। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। आगे देखेंगे बाल बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 27 है। टीबी मुक्त पंचायत के तहत बिहार के प्रत्येक प्रखंड से कितने पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2। और भारत में देखिए भारत में टीबी मुक्त देश बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है 2025 को रखा गया है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका जो थीम है ये लाया गया है। आगे देखेंगे जाति आधारित गणना के अनुसार
बिहार की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 13.07 करोड़ हो गई है। और जाति आधारित जनगणना कराने वाला बिहार जो है ये पहला राज्य बन चुका है। और बताइएगा कमेंट में, भारत में सर्वप्रथम जाति जनगणना कब हुई थी? तो चलिए हम बता भी देते हैं, सन 1900 में यहाँ पे भारत में प्रथम जाति जनगणना हुई थी। और पहले जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी, जो अनियमित रूप से किया गया था, जो मेयो ने कराया था, ठीक है। और नियमित रूप से जनगणना जो हुआ था 1881 में कराया गया था, और इसके लॉर्ड लिपन ने कराया था। आगे देखेंगे, बिहार के कितने नए शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव का सैद्धांतिक सहमति मिली है? तो 4। कहाँ कहाँ यहाँ पे मेट्रो रेल परिचालन होगा? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया में। पर्यटकों के सुविधा हेतु पीपीपी मॉडल पर पटना में कितने 5 स्टार होटलों के निर्माण की स्वीकृति मिली है? तो 3। आगे देखेंगे, पटना सदर अंचल को विभाजित कर कितने नए अंचल बनाए जाएंगे? तो 4। वर्ष 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो बिंदेश्वर पाठक को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और 2024 में कर्पूरी ठाकुर जो पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री थे, इन्हें सम्मानित किया गया मरणोपरांत भारत रत्न से। आगे देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7 निश्चय 2 योजना को कितना बजट आवंटन किया गया है? तो 5040 करोड़ यहाँ पे आवंटन किया गया है। सेकेंड टॉपिक देखेंगे, बिहार संपादकीय समाचार। हम लोग ऑनलाइन में बापू टावर को देखें, अब इसको विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे बापू टावर के बारे में। 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जो है, यह भवन 7 एकड़ भूमि पर बना है, जो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 102 फीट, 101.87 फीट लगभग। यह शंकुकार भवन है, जो इसके बगल में आयताकार भवन G+6 भी शामिल है। नोट देखेंगे, इसमें विभिन्न समाचार पत्रों में बापू टावर की ऊंचाई 120 फीट बताई गई है, लेकिन हम लोग 102 फीट लगभग मानकर चलेंगे। आगे देखेंगे, इसके निर्माण पर कुल 130 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ बापू की जीवनी से जुड़े ऐतिहासिक घटनाएं, उनके विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, बिहार से उनके लगाव तथा बापू के आदर्शों को बेहतर ढंग से रेखांकित कर प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ साथ बापू टावर वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया है। इसके बाहरी सतह पर तांबे की परत चढ़ाई गई है, यानी बापू टावर के बाहरी सतह पर तांबे की परत चढ़ाई गई है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण यह तांबे का मुखौटा इंद्रधनुषी रंगों में एक सुंदर परिवर्तन से गुजरता है, जो टावर के सौंदर्य आकर्षण को बढ़ाता है। और देखिए, अगर वीडियो आपको स्लो लगे तो आप 1.5x या 1.25x स्पीड से देख सकते हैं, आपको जैसे सुविधा अनुसार लगे। 8वां देखेंगे, टावर के 5 रैंप किए गए हैं। रैंप फर्स्ट में गांधी जी का बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह दिखाया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने रैंप में किया गया और निम्न में से कौन सा रैंप क्या बताता है। रैंप 2 में द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर असर, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का परिदृश्य दिखाया गया है। रैंप 3 में गांधी जिन्ना वार्ता, शिमला सम्मेलन, नोआखली यात्रा को दिखाया गया। और नोआखली यात्रा जो हुआ था वो बांग्लादेश का एक स्थान नोआखली, यहाँ का एक यात्रा हुआ था, इसको दिखाया गया है। रैंप 4 देखेंगे, बिहार में गांधी प्रार्थना सभा में गांधी जी, माउंटबेटन गांधी मुलाकात को दिखाया गया। और रैंप 4 में दिखाया गया है गांधी जी एक प्रेरणा स्रोत, गांधी जी एक आइकन इत्यादि। आगे देखेंगे, तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024 हाल ही में किया गया है और ये डाउन टू अर्थ से लिया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024 की रिपोर्ट जारी की है। यह 28 जिलों के 84 आर्द्रभूमि सर्वे में किया गया है। इसमें आगे देखेंगे,
महत्वपूर्ण बिंदु जो पक्षी जो जनगणना हुआ इसके तहत बिहार में जल पक्षियों की जो प्रजातियां हैं 237 हैं। इनमें 19 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। कुल 80,246 पक्षियों की संख्या पाई गई है। कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां जो हैं ग्रेट एडजुटेंट, कॉमन पोचार्ड, सारस क्रेन, काली टोपी वाला किंगफिशर, फाल्केटेड डक आदि पक्षी इसमें शामिल हैं। आगे देखेंगे प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार, अत्यधिक मछली पकड़ने और आध्वर्य प्रदूषण से खतरे में है। पक्षियों की संख्या के अलावा आवास और उन पर खतरे का भी आकलन किया गया है। बिहार में रामसर स्थल देखेंगे हम लोग, हाल ही में 2 रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, जो 3 हो गए हैं। ये डाउन टू अर्थ स्रोत से लिया गया है। बिहार के 2 आर्द्रभूमि स्थल नागी और नकटी को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। अब बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हो गए हैं। नागी वेटलैंड देखेंगे कहाँ पर स्थित है और इसका सिचुएशन क्या है। यह जमुई जिले में स्थित एक मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है, यानी कि कृत्रिम है, जो झाझा वन रेंज में स्थित है और ये जमुई जिले में नागी वेटलैंड स्थित है। नागी नदी पर बांध बनाकर नागी वेटलैंड्स का निर्माण किया गया था। यह 791 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 के अनुसार यहाँ 7,844 पक्षी देखे गए हैं। 1984 में वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। अब देखेंगे नकटी वेटलैंड के बारे में, इसे भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है। यह जमुई जिले में स्थित है, ये भी जमुई जिले में ही है और यह भी मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है। यह 333 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 के अनुसार यहाँ 6,938 पक्षी पाए गए हैं। आगे देखेंगे यहाँ लुप्त प्राय भारतीय हाथी एलिफस मैक्सिमस इंडिकस और एक संकटग्रस्त देसी कैटफिश वालगो अट्टू सहित विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। 1984 में इस आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य के रूप में शामिल किया गया था। देखिए 1984 में नागी को भी और नकटी को भी शामिल किया गया था। अब नोट में देखेंगे बेगूसराय जिले की कांवर झील को 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था। यानी कि यहाँ पे जो कांवर झील है इसको नागी और नकटी को मिलाकर यहाँ पे कुल जो रामसर स्थल हैं 3 हो गया, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे देखें कांवर झील जो है बूढ़ी गंडक नदी से बनी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। ठीक है, ये जो बूढ़ी गंडक नदी से बनी एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील है। आगे देखेंगे हम लोग श्री सुशील मोदी के बारे में। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी का कैंसर से पीड़ित होने के कारण 13 मई 2024 को निधन हो गया। निधन से भी क्वेश्चन आता है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यह पूर्व उप मुख्यमंत्री थे बिहार के। इनका जन्म जो हुआ था 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था। वे 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल से विधानसभा के लिए चुने गए थे। वे 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वे 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे, 2005 से 2013 और 2017 से 2020। ठीक है, दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए। आगे देखेंगे वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर लालू लीला नामक पुस्तक लिखी है, यानी कि इनकी जो पुस्तक है वो लालू लीला है। वे 1983 से 1986 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय महासचिव भी रहे थे। आपातकाल के दौरान उन्हें 5 बार गिरफ्तार किया गया था। अब इनकी प्रकाशित पुस्तकें कौन कौन सी ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इनका निधन हुआ है तो इनसे पुस्तक पूछ सकता है। क्या बिहार भी असम बनेगा, इनकी पुस्तक है। और आरक्षण। अब देखेंगे पटवा टोली के बारे में। बिहार के गया स्थित पटवा टोली गांव आईआईटी फैक्ट्री के नाम से मशहूर हो गई है। इस गांव में लगभग हर घर से आईआईटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र हैं। गांव के पहले आईआईटी उत्तीर्ण छात्र जितेंद्र पटवा ने गांव को प्रेरित किया है। ब्रिज वेद संस्था से छात्रों को मदद मिल रही है और 2013 से आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। निःशुल्क पुस्तकालय भी इसके तहत खोला गया है। पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म
वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार मिला। इसीलिए जो पटवा टोली है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है और इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है वीवर्स ऑफ होप, जो यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त किया है। फिल्म का निर्देशन सिंजन चटर्जी छात्रों और दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय की मदद से किया गया है। अब देखेंगे सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए इसे लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय होंगे। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में आगे देखेंगे हम लोग, अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन या प्रभारी व्यक्ति 3 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी कि किसी भी तरह से धांधली में पकड़े जाते हैं तो उनको 3 से 5 साल तक की सज़ा दी जाएगी, कोई भी व्यक्ति होगा। और अगर वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी होते हैं उन्हें 3 से 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें परीक्षा प्राधिकारी या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था शामिल है संगठित अपराध करता है तो 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसी में आगे है, यदि कोई संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्क और जब्त की जाएगी और उससे जांच का अनुपातिक खर्च भी वसूल किया जाएगा। किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। आगे देखेंगे बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के बारे में। हाल ही में बिहार फिल्म प्रोत्साहन 2024 लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखेंगे, इनमें सब्सिडी दिया जाएगा जो फिल्म बनाएंगे वहाँ पे, तो इसके बारे में देखेंगे। फिल्म निर्माताओं के लिए एकल बिंदु इंटरफेस प्रदान करना इसका उद्देश्य है। पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान जो दिया जाएगा 2 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो ये दिया जाएगा और जो शूटिंग जो दिवस हो जाए वो 50% राज्य में ही होना चाहिए। अगला है 2.5 करोड़ रुपए दिया जाएगा या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम जो यहाँ पे शूटिंग दिवस होगा वो 75% होना चाहिए बिहार में। अब थर्ड में देखेंगे दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान जो दिया जाएगा, ये तो फर्स्ट का था, ये दूसरी फिल्म के लिए देखेंगे 2.75 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो। न्यूनतम जो शूटिंग दिवस होगा वो बिहार में 50% होना ही चाहिए। 3 करोड़ रुपए दिया जाएगा या उससे 25% जो भी कम होगा। इसमें 75% जो शूटिंग दिवस होगा वो बिहार राज्य में होना चाहिए। यानी कि अगर 75% दिवस फिल्म दिवस का शूटिंग का बिहार में होता है तो 3 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा। आगे देखेंगे तीसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान, यानी कि जो तीसरा फिल्म शूटिंग किया जाएगा इसके लिए 3.5 करोड़ रुपए या 25% इसमें से जो भी कम होगा और जो दिवस होगा 50% बिहार में शूटिंग होना चाहिए और 4 करोड़ रुपए दिया जाएगा 25% जो भी कम हो, यानी कि कुल बजट का इसमें 75% जो दिवस होगा वो राज्य में होना चाहिए। 5वें नंबर पर देखेंगे बिहार में निर्मित भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका इत्यादि का अनुदान अधिकतम 50% होगी। यानी कि स्थानीय भाषाओं में जो फिल्म बनेगी उसमें 50% का अनुदान दिया जाएगा मैक्सिमम, और हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के लिए अनुदान जो मैक्सिमम दिया जाएगा वो 25% दिया जाएगा। अब आगे देखेंगे हम लोग राज्य में टीवी धारावाहिकों या शो के लिए सब्सिडी कितना दिया जाएगा, तो 50 लाख दिया जाएगा कुल जो निर्माण होगा उसका, या 25% उसका दिया जाएगा। और राज्य के अंदर न्यूनतम 50 दिवसों की सीटिंग होना चाहिए। 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा सेकंड में। निर्माण लागत का 35% जो भी कम होगा, कम से कम राज्य के अंदर न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग होना चाहिए। 90 दिन तक राज्य में ही शूटिंग होना चाहिए। अब देखेंगे OTT के लिए क्या सुविधा किया गया है। ओवर द टॉप के लिए 2 करोड़ रुपए, लागत का 25% और 30 दिन तक यहाँ पे शूटिंग होना चाहिए 50% तक।
3 करोड़ दिया जाएगा। कब? जब 25% इसमें लागत का दिया जाएगा और शूटिंग दिवस 2060 दिन तक होना चाहिए। हर वर्ष रोचक एवं तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार राज्य फिल्म पुरस्कार भी दिया जाएगा। स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर देने पर अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा, यानी कि रोजगार अगर देंगे तो उनको अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था भी इसके माध्यम से किया गया है। अब देखेंगे बिहार लघु उद्यमी योजना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जाति आधारित गणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। इसलिए राज्य में बेरोजगारी में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लाई गई है और इसके तहत प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए तक यहाँ पे आवंटन किया जाएगा जो इसमें गरीब पाए गए हैं। योजना का उद्घाटन जो किया गया है वो 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? बिहार लघु उद्यमी योजना में योजना प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए और 2024 में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा, इन सब्सिडी दी जाएगी। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त 25% परियोजना का और द्वितीय किस्त परियोजना का 50% और तृतीय किस्त जो है परियोजना का 25% इसमें आवंटन किया जाएगा। और ये जो होगा केवल बिहार के निवासियों के लिए ही होगा। आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच की हुई होनी चाहिए। लाभुक की पारिवारिक आय प्रतिमाह 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए, यानी कि 6,000 से ज़्यादा उनकी मासिक आय नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे हम नीतीश डिवाइस के बारे में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो न्यूज़ में था ये बहुत ही चर्चा का विषय बना था। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आईआईटी पटना के सहयोग से मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नीतीश नामक एक उपकरण पेश किया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको बता दी, लेकिन ये बता देते हैं। नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ह्यूमन लाइफ, इसका फुल फॉर्म है। इसी में देखेंगे हम नीतीश में आगे मुख्य विशेषता इसका क्या होगा। यह एक पेटेंट आकार का उपकरण होगा जो अपने उपयोगकर्ताओं को ध्वनि संदेश के माध्यम से सचेत करेगा। यह किसानों को बाढ़, सूखा, वज्रपात, हीटवेव और शीतलहरों के बारे में सचेत करेगा। देखिए ये नोट में दिया गया है, भूकंप और सुनामी के लिए यह मान्य नहीं होगा, यानी कि इसके लिए नहीं बना गया, इसका सचेत नहीं करेगा। यह किसी भी घटना से पहले उपयोगकर्ताओं को ध्वनि अलर्ट भेजेगा और ये 3 प्रकार से ध्वनि अलर्ट भेजेगा। यह वॉइस मैसेज भेजेगा आवाज़ में, इसका रंग हरे से लाल हो जाएगा अगर कोई खतरे का निशान दिखेगा तो। तीसरा जो है डिवाइस तब तक चेतावनी देती रहेगी जब तक इसका उपयोगकर्ता यानी कि यूजर इसे बंद नहीं कर देता है और यह डिवाइस शरीर की गर्मी से चार्ज होता रहेगा। इसकी मेन विशेषता है नीतीश जो यहाँ पे डिवाइस बनाया गया है और ये जो बनाया गया है ये प्रबंधन जो आपदा प्रबंधन है इसके तहत बनाया गया है। और यहाँ पे आईआईटी जो पटना है इसका भरपूर सहयोग प्राप्त है और इसी के तहत बनाया गया, इसी ने बनाया है। अब देखेंगे बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023। ठीक है, राज्य कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी। यह अगले 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। अब इस नीति के उद्देश्य क्या देखेंगे हम लोग, यानी कि इसके एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं। बिहार को इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक आदर्श राज्य बनाना। और देखिए यहाँ प्रदूषण को कम करने के लिए भी लाया गया है, यानी कि वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार करना है। बिहार के 6 जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा व पूर्णिया के लिए पीएम ई बस सेवा कार्यक्रम के तहत 400 ई बसों के अधिग्रहण की मंजूरी दी गई, यानी कि 6 जिलों में इसका आवंटन किया गया है 400 बसों का। और देखिए बिहार का सबसे जो प्रदूषित शहर है वो बेगूसराय है। बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित जो क्षेत्र है वो बेगूसराय का ही है। आगे देखेंगे मिशन इसका क्या है चौथे में। 2028 तक बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक दीर्घकालिक टिकाऊ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना इसका मिशन है। लक्ष्य क्या है?
यह सुनिश्चित करना है कि 2028 तक बिहार में खरीदे गए और पंजीकृत नए वाहनों में से 15% इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए। इसका जो लक्ष्य रखा गया है, पहले 10,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक, 2 पहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए 10,000 रुपये की खरीद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यात्री और मालवाहक उन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों को मोटर वाहन कर में 50% की छूट दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए अगर किसी गाड़ी का मूल्य जो है 100 रुपये है, ठीक है, अगर इस पर कर लग रहा है आपका 10%, तो इसका 50% आपका छूट रहेगा किसके लिए, तो 3 पहिया वाहनों के लिए, यानी कि 5% ही कर देना पड़ेगा 100 रुपये पर। हम इसको आपको मान कर बताए हैं लेट में, ठीक है। आगे देखेंगे, पहले 1,000 वाहनों के लिए, यानी कि जब पहले 1,000 वाहन की खरीदारी होगी तो इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों के लिए, यानी कि 4 पहिया 4 व्हीलर के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की खरीद प्रोत्साहन राशि, जिसकी अधिकतम सीमा जो होगा वो 1,25,000 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1,50,000 रुपये निर्धारित किया गया है। भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों जैसे बस और मालक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 75% की छूट दी जाएगी। आगे देखेंगे हम लोग, सरकार पूरे राज्य में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास करेगी। सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रोत्साहन 3 साल तक दे होगा। अब देखेंगे बिहार आईटी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 के बारे में। इसमें देखेंगे बिहार सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए एक खाका के रूप में यह नीति तैयार की है। यह अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी। इस नीति के प्रावधान क्या हैं, ठीक है, ये देखेंगे हम लोग। नई आईटी पॉलिसी के अंतर्गत आईटी क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों, निवेशकों और रोजगार प्रदाताओं को न्यूनतम 5 से 30 करोड़ रुपए निवेश करने पर 30% की पूंजी निवेश सब्सिडी हमारी सरकार देगी। ब्याज सहायता के लिए ब्याज दर 10% या सावधि ऋण पर वास्तविक ब्याज दर जो भी कम हो वो दिया जाएगा। इस सहायता की कुल सीमा जो है 50% या 40 करोड़ रुपए जो भी कम हो उसका दिया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि के लिए ऊर्जा बिल का 25% बिजली शुल्क सब्सिडी मिलेगी। आगे है, सरकार 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपये की सीमा के अधीन ईपीएफ और ईएसआई के लिए नियोक्ता अंशदान के लिए 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाले, न्यूनतम 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार सिद्ध करने वाले मेगा उद्यमों के लिए प्रोत्साहन का विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा। ये आईटी पॉलिसी जो आई है बिहार में 2023 की, इसके तहत ये प्रावधान किया गया है। अब देखेंगे 30 करोड़ रुपए से अधिक निवेश को केवल कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी। अब देखेंगे बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस अधिनियम बिहार केंद्रीय अधिनियम 1981 का स्थान लेगा, यानी कि ये संशोधन करके लाया गया है 1981 का। इस अधिनियम में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। इसके जरिए भूमि, बालू, शराब समेत अन्य आपराधिक मामलों में शामिल अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। अब इसकी मुख्य विशेषता देखेंगे। यह अधिनियम व्यापक रूप से परिभाषित करता है कि किसे असामाजिक व्यक्ति कहा जा सकता है, यानी कि इसका निर्धारण करेगा यह अधिनियम। जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर निर्वासित करने का आदेश भी इस अधिनियम के तहत दे सकता है, ध्यान रखिएगा। आरोपी संबंधित डिवीजन के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। आदेश के उल्लंघन और हिरासत के मामले में बाहरी असामाजिक तत्व को जबरन हटाना इसका उद्देश्य होगा। पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी को तलाशी और जब्ती करने की शक्ति नहीं होगा, यानी कि पुलिस निरीक्षक के पद के नीचे जितने भी होंगे इससे ब्यौरा नहीं ले सकते हैं या निगरानी नहीं कर सकते हैं। ऐसा अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट डीएम को जब्त की गई किसी भी संपत्ति के निपटान के लिए रिपोर्ट करेगा। अब देखें बिहार पुलिस सुरक्षा प्रवर्तन अधिनियम 2024, राज्य के प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है।
अब इसके प्रावधान देखेंगे हम लोग, ठीक है। जो बिहार पुलिस सुरक्षा उपाय प्रवर्तन अधिनियम 2024 है, यह सरकार को सार्वजनिक निगरानी प्रणाली तक पहुंच प्रदान करता है ताकि अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अपराधियों का रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके। देखिए, आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन पूछ देगा डिटेल में, ठीक है। अब तो फैक्ट वाली क्वेश्चन हटा रहा बीपीएससी। अगर पूछ लेगा एलिमिनेशन मेथड लगाने वाला 1 2 करके 2 3 करके, इनमें से कोई नहीं करके दे देगा, 1 2 करके दे देगा, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यही टॉपिक देगा, इस पढ़े रहेंगे आप लोग एडिटोरिया का या कोई भी एडिटोरियल पढ़े रहेंगे, तो इससे क्वेश्चन अगर उठा देगा तो आपको नहीं फंसेगा। अगर पूछ लिया मान लीजिए कि बिहार पुलिस सुरक्षा प्रवर्तन अधिनियम 2024 के तरमीम में से कौन से कथन सही हैं, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लगा सकेंगे। आगे देखेंगे, आतंकवादी हमलों सहित सुरक्षा खतरों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में निवारक पुलिसिंग में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। राज्य सरकार एक या अधिक क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा समिति का गठन करेगी। सार्वजनिक सुरक्षा समिति मालिक या प्रबंधक या उन व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकती है जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। पहले महीने के लिए 10,000 रुपये डिफ़ॉल्ट के लिए, बाद के महीने के लिए 25,000 रुपये प्रति माह के लिए। आगे देखेंगे, बिहार नई पर्यटन नीति, क्योंकि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है धीरे धीरे, तो इस जो नीति लाया गया 2024, इसके बारे में देखेंगे। इस नीति का उद्देश्य क्या है? राज्य में विश्व स्तरीय पर्यटकीय आधारभूत संरचना का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें प्रावधान क्या किया गया है बिहार नई पर्यटन नीति 2024 में? पहला है 10 करोड़ रुपए तक के निवेश में 30% अनुदान, अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए दिया जाएगा। 50 करोड़ रुपए तक के निवेश में 25% अनुदान बिहार सरकार करेगी, अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए होगा। 50 करोड़ रुपए से ऊपर के निवेश में 25% अनुदान, अधिकतम सीमा जो होगा 25 करोड़ रुपए होगा। आगे है चौथा, न्यूनतम 75 लाख रुपए के निवेश में वित्तीय अनुदान का लाभ लिया जा सकेगा। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल का विकास करना इसका उद्देश्य होगा। सूचीबद्ध होटल, रिजॉर्ट, टूर ऑपरेटर व पर्यटक गाइडों को रोजगार देने पर भी अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। अब देखेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। अब देखिए, हम लोग देख चुके हैं लघु उद्यमी योजना, ठीक है। अब इसमें देखिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। बिहार राज्य के बेरोजगार युवा युवतियों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने, स्वरोजगार प्रदान करने एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत निम्न योजना शामिल है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ लेगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कितने योजना शामिल हैं, कौन कौन सी योजना इनमें से हैं या नहीं है। तो पहला हो जाएगा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। अब इसकी अर्हताएं क्या हैं, यानी कि योग्यताएं क्या हैं, इसके बारे में देखेंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की अर्हताएं क्या हैं, यानी कि कौन लाभ ले सकेंगे। तो आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, सिर्फ बिहार के लिए है। कम से कम 10 10+2 या इंटरमीडिएट, यानी कि 10 पास होना चाहिए और या 12 पास होना चाहिए, दोनों कम से कम, यानी कि 10 भी होना चाहिए और 12 भी पास होना चाहिए। ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होने चाहिए, यानी कि इसके समकक्ष होने चाहिए। आयु सीमा जो है 18 से 50 वर्ष है। इसमें आगे इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। आवेदक अपने जिले में ही परियोजना स्थापना कर सकते हैं। अब वित्तीय सहायता क्या दिया जाएगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत? आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, जिसमें कुल परियोजना का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक अनुदान या शेष 50% अधिकतम 5 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण युवा उद्यमी योजना के मामले में 1% ब्याज के साथ के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी, यानी कि 5 लाख रुपए पर यहाँ पे ब्याज मुक्त होगा और जो बाकी 5 लाख रुपया होगा उस पर 1% की ब्याज की व्यवस्था की गई है। अब देखेंगे बिहार लॉजिस्टिक्स नीति 2023 के बारे में। बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह नीति जारी की है। इस नीति के अंतर्गत जो प्रोत्साहन है इसके बारे में देखेंगे।
पूंजी निवेश अनुदान देखेंगे पहले। अस्थायी पूंजी निवेश 20%, अधिकतम 25 करोड़ रुपए। ब्याज अनुदान देखेंगे इसमें, ऋण पर 10% या वास्तविक दर पर अधिकतम 60 करोड़ रुपए दिया जाएगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत सभी प्रोत्साहन इसमें शामिल किए जाएंगे। इस नीति का उद्देश्य जो होगा, राज्य लॉजिस्टिक क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए आकर्षक बनाना होगा। लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का उन्नयन और सुधार के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा। इसके तहत निम्नलिखित ढांचे तैयार किए जाएंगे, जो निम्न है: मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, ग्रेड ए वेयर हाउस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, लॉजिस्टिक पार्क, कोल्ड चेन सुविधा। अब देखेंगे 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी एक चर्चा का पत्र जो विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 3.77 करोड़ जो लोग हैं पिछले 9 सालों में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हुए हैं। लेकिन फिर भी यह भारत में सबसे ज़्यादा गरीब राज्य में ही है, यानी प्रथम स्थान पर है। 33% लगभग है यहाँ पे गरीबी। अब देखेंगे हम लोग 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया। यह पेपर नीति आयोग ने यूएनडीपी के सहयोग से तैयार किया। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के तहत और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के तहत 2019-21 और 2015-16 आंकड़ों का प्रयोग किया गया। इस पेपर के अनुसार बिहार का प्रदर्शन और स्थिति देखेंगे क्या था। बिहार में 3.77 करोड़ बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, जो पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। बिहार ने हेड काउंट अनुपात में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज किया है। बिहार हेड काउंट अनुपात प्रतिशत में देखेंगे, 2005-06 में 78.28% था, 15-16 में 51.89, 19 और 20 में 33.76% और 2022-23 का अनुमानित जो है वो 26.59% आंका गया है। बिहार में पिछले 5 वर्षों में 2.25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, जो उत्तर प्रदेश 3.34 करोड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। जनसंख्या अनुपात का अर्थ है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात। अब राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट 2023 देखेंगे, इसमें बिहार का स्थिति क्या है। नीति आयोग ने राष्ट्रीय एमपीआई का दूसरा संस्करण जुलाई 2023 में जारी किया। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-21 के आधार पर तैयार की गई थी। अब इसमें देखेंगे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट 2023 में क्या कहा गया है। नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी पर जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्ष में, यानी कि 13-14 से 22-23 में 3.77 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं बिहार में। वर्ष 2013-14 में 56.34% आबादी, जबकि 22-23 तक गरीबी का प्रतिशत कम होकर 26.59% रह गया है। सबसे ज़्यादा गरीब घटाने के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद क्रमशः बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा गरीबी घटाने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, सेकेंड पर आपका बिहार है, थर्ड पे मध्य प्रदेश और चौथे पर राजस्थान है। सबसे तेजी से गरीबी पूर्वी चंपारण और शिवहर में कम हुई है। आगे देखेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सर्वेक्षण है, क्योंकि बिहार का इसमें बहुत ही बेकार स्थिति है। यह जारी किया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है। शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले शहरों को नगद राशि, ट्रॉफी और पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और प्रत्येक 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के उपलक्ष्य में पुरस्कृत किया जाता है। अब देखेंगे श्रेणी फर्स्ट में जनसंख्या 10 लाख यहाँ पर आंका गया है, इसमें पटना आ जाएगा। रैंक इसका जो है वो 10 पर है और फाइनल अंक में जो पाया है 176। और श्रेणी सेकंड में जो यहाँ पर जिला है वो गया है,
इसमें 8 रैंक के साथ है और यहाँ पे फाइनल अंक 185.5 अंक है। मुजफ्फरपुर सेकंड पर है, इसमें सेकंड श्रेणी में 32वें रैंक के साथ और 147.4 इसका फाइनल अंक। 3 लाख से कम जनसंख्या वाले में कौन सा रैंक है? पटना साहिब शहर है, इसका अंतिम रैंक है और यह फाइनल अंक 102.6 के साथ। अब देखेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 इसे जारी जो किया है, यानी कि इसका जो स्रोत है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारीकर्ता वही है, ठीक है, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। इंदौर और सूरत ने संयुक्त रूप से भारत में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता, यानी कि इंदौर और सूरत मिलाकर ये सबसे स्वच्छ शहर हैं, ठीक है, और इन्होंने ही खिताब जीता। अब बिहार के संदर्भ में देखेंगे बिहार का परिदृश्य क्या था इसका भारत में, तो बिहार देश में 15वें स्थान पर रहा। पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन देश में पटना ओवरऑल को 265वीं रैंक प्राप्त हुआ है। अब देखेंगे हम लोग आगे, इसी में स्वच्छता जो अभियान है 2023 के रिपोर्ट, पटना ने 446 प्रमुख शहरों 1 लाख से अधिक की आबादी वाले में 17वीं रैंक पर हासिल की है। पटना ने 9500 में से 6320.9 अंक हासिल किए हैं। पटना को कचरा मुक्त शहर और वाटर प्लस टैग बिहार का पहला शहर में प्रमाण मिला, यानी कि जो वाटर प्लस टैग है और मुक्त शहर है, कचरा मुक्त शहर, ये पटना को पहला प्रमाण मिला है। आगे देखेंगे, पटना को पहली बार वाटर प्लस सिटी और 1 स्टार कैटेगरी में गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, पटना को 1 स्टार कचरा मुक्त से रेटिंग और ओडीएफ मुक्त शहर के लिए खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस प्रमाणन भी मिला है। आगे, पटना ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर में 6वां स्थान हासिल किया है और 70.10 अंक हासिल किए। अब देखेंगे अन्य शहरों का ओवरऑल प्रदर्शन क्या रहा, तो इसमें देखेंगे गया का 272वीं रैंक था, बक्सर का 299 रैंक, खगड़िया का 434 रैंक। अब है SDG सूचकांक 4.0 2023-24, जो ये स्रोत लिया गया है नीति आयोग से लिया गया है। यह इस सूचकांक का चौथा संस्करण है और इसका आदर्श वाक्य है, विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास, इसका टैग है, ध्यान रखिएगा। इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा UNDP के सहयोग से जारी किया गया है। आगे है, राज्यों में प्रथम स्थान पर 79 अंक के साथ संयुक्त रूप से उत्तराखंड एवं केरल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं। अब बिहार में प्रदर्शन देखेंगे इसका, बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है और झारखंड 62 अंकों के साथ दूसरे सबसे निचले पायदान पर है। और 2020-21 में बिहार का स्कोर जो था वो 52 था, यानी कि इससे भी गया गुजरा स्कोर था, थोड़ा सा सुधार हुआ है। बिहार को परफॉर्मर श्रेणी 50-60 में रखा गया, यानी कि परफॉर्म कर रहा है। बिहार SDG फर्स्ट में 39 अंकों और SDG 2 में 24 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा। 5 साल से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चे 41%, 5 साल से कम उम्र के कम लंबाई वाले बच्चे जो हैं 42.90%। बिहार का मातृ मृत्यु दर 118, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 30, जीवन प्रत्याशा 69.50 वर्ष है। जन्म के समय लिंग अनुपात जो है 908 है। लक्ष्य के मुकाबले निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालय जो है 100%। आधार कार्ड के तहत कवर की गई आबादी 88.26%। SDG फर्स्ट 2, 4, 5 और 13 में बिहार का स्कोर जो है 50 से नीचे है, यानी कि बहुत ही दयनीय स्थिति है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। अब देखेंगे ग्रीन बजट 2024-25 है क्या। बिहार 2021 में
ग्रीन बजटिंग की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था। ध्यान रखिएगा, ग्रीन बजट 2024-25 में, ये तो आपको देखेंगे लेकिन एक ही देखेंगे यहाँ पे 20-21 में, ये भारत का पहला राज्य था जो ग्रीन बजटिंग पेश किया था। बिहार में 2.25 हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाले 4,526 के आसपास आर्द्र भूमि है। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 13,896 वर्ग किलोमीटर का व्यापक वन क्षेत्र है, जो इसके भूमि क्षेत्र का 14.75% है। वह वन कार्बन मुख्य रूप से मिट्टी और मृत पेड़ और मृत पौधों में पाया जाता है, जो 2021 में 56.88 मिलियन कार्बन एसओसी में कार्बन की अधिकतम मात्रा है, जो 2021 में बिहार के कुल वन कार्बन पुल का 63.1% है। राज्य का वार्षिक भूजल पुनर्भरण 33.96 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें 2023 के दौरान 44.76% निष्कर्षण दर है। आगे देखेंगे, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बीएसपीसीबी ने वर्ष 2070 तक राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए यूएनईपी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बीएसपीसीबी राज्य के 23 जिलों में 35 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी के माध्यम से परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। और देखिए, बिहार का जो बेगूसराय जिला है, ये वायु प्रदूषण सूचकांक में सबसे निचले स्तर पर, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषण यहीं पे है। आगे देखेंगे, बिहार देश का पहला राज्य है जो आईआईटी कानपुर के सहयोग से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। पश्चिमी चंपारण जिले में हाथी बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। अब ग्रीन बजट 2024-25 के प्रावधान देखेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रीन बजट के लिए कुल आवंटन 13,823.39 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में ग्रीन बजट का हिस्सा 1.4%, जबकि 24-25 में राज्य के कुल बजट में ग्रीन बजट का हिस्सा जो है 4.96% है, यानी कि यहाँ पे इसका बजट बढ़ाया गया है। अब देखेंगे बिहार में ग्रीन बजट का प्रदर्शन 2024-25 वर्ग देखेंगे, योजनाओं की संख्या, कुल हरित बजट करोड़ रुपए में देखेंगे तो ए देखेंगे पूरी तरह समर्पित 90 से 100%, 90, ठीक है, 6,514.08 करोड़ रुपए। बी में देखेंगे बहुत उच्च महत्व 75 से 90%, 22 संख्या इसकी 148.77%। अब सी में देखेंगे 39 से संख्या, सी उच्च महत्व इसमें है, इसमें बहुत उच्च। बी में तो 50 से 75 है, 3,759.62 करोड़। डी में मध्यम महत्व है, 25 से 50%, 49 इसकी संख्या है, 1,927.99 करोड़। ई देखेंगे कम महत्व में है, 5 से 25%, 68 है इसकी संख्या, 1,267.95 करोड़ रुपये। एफ में सीमांत महत्व देखेंगे 5% से कम, इसमें संख्या 13 है, 144.98 करोड़ रुपये। तो कुल हो जाएगा योजनाओं की संख्या ग्रीन बजट में 281 योजना, और इसमें कुल जो आवंटन किया गया है बजट इसके तहत हो जाएगा 13,823.39 करोड़ रुपए। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, राज्य हरित बजट 2024-25 को निम्न में बांटकर प्राथमिकता दी गई है। हरित अवसंरचना 24.65%, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 19.24%, हरित अर्थव्यवस्था और पर्यावरण 14.83%, सतत भूमि उपयोग 14.03%, जलवायु परिवर्तन समन्वय में किया गया आवंटन 10.82%। आगे देखेंगे स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 6.61% का आवंटन किया गया है। वायु और जल प्रदूषण में 6.01%, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण 3.81%। अब नेक्स्ट देखेंगे बाल कल्याण बजट 2024-25। बिहार में 2023-24 से माफ़ कीजिएगा, बिहार में 2013-14 से बाल बजट की शुरुआत हुई। पिछले 10 सालों में यानी कि 2013-14 से
2022-23 के बीच बच्चों पर होने वाले खर्च में सालाना 20.50% दर से बढ़ोतरी हुई है। सैंपल स्टेशन सिस्टम से बच्चों के लिए कुछ संकेतक दिया गया है इसमें। संकेतक देखेंगे पुरुष और महिला बच्चों में देखेंगे इसमें, तो शिशु मृत्यु दर जो है संकेतक में 26, महिला 29। सकल नामांकन अनुपात 2021-22 देखेंगे 1 से 8, 95.1 पुरुष, 97.4 महिला। ये कुछ खास नहीं है डाटा, ये ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा। तो आगे से बढ़ते हैं हम लोग। प्रमुख उपलब्धियां इससे देखेंगे, ये पूछ सकता है, ठीक है, कि हम लोग ये देखेंगे कि बाल कल्याण बजट में प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। बिहार में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो 2015 में 42%, एक हज़ार जन्मों से घटकर 2020 में 27% एक हज़ार जन्मों पर आ गई। यानी कि 2015 में 42% था, अब हाल में 2020 में 27% आ गई है। बिहार में बाल मृत्यु दर में भी अप्रत्याशित गिरावट आई है, जो 2015 में 12 प्रति 1000 जीवित जन्मों से घटकर 2020 में 6.9 प्रति 1000 जीवित जन्मों पर आ गई है। आगे देखेंगे, बिहार में 12 से 13 महीने की आयु के बच्चों के बीच पूर्ण टीकाकरण कवरेज 11.6% से बढ़कर 2019-20 में 71.71% हो गया है, जो 59.4% अंकों की वृद्धि है। बच्चों में बौनापन 2005-06 देखेंगे, उसमें था 55.6% से 12.7% अंक घटकर 19-20 में 42.9% रह गया है। आगे देखेंगे, NFHS के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले बच्चों की संख्या 2015-16 में 43.9% से घटकर 2019-20 में 41.0% हो गई है, जो 2.9% की गिरावट आई है। अब देखेंगे हम लोग, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को मिलाकर कुल नामांकन 190.23 लाख रहा, जिसमें 97.49 लाख लड़के हैं इसमें, और 92.73 लाख लड़कियां हैं। प्राथमिक स्तर में देखेंगे, अधिकतम आयु समूह 14 वर्ष पर लैंगिक अंतर 2015-16 में 7.29 लाख से घटकर 22-23 में 4.7 लाख हो गया है। प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर शून्य हो गई, जिसका अर्थ है कि वर्तमान में सभी छात्र प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक में ड्रॉप आउट में 2015-16 में 42.2% से 39.4% अंकों की गिरावट आई है, जो 22-23 में 2.77% हो गई है। प्राथमिक स्तर पर भी 2015-16 और 2022-23 के बीच गिरावट 40.0% अंकों की है। 22-23 में पिछले रुझान को बदलते हुए उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के ड्रॉप आउट लड़कों की तुलना में कम है। देखिए, कुछ खास नहीं है, ध्यान देने की बात नहीं, ये सब आंकड़ा नहीं पूछता है, ठीक है। अब ये पूछ सकता है, बाल बजट योजनाओं का वितरण 2024-25 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय जो हुआ है 50% का हुआ है। राज्य योजना इस पर किया है 11%, ठीक है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं प्लस केंद्रीय क्षेत्र योजना जो है 39% का हुआ। ये इंपॉर्टेंट है बाल बजट योजनाओं का वितरण तो 24-25 का। अब देखेंगे 2024-25 के शीर्ष विभागों का आवंटन कितने रुपए का किया गया, ये इंपॉर्टेंट है डाटा। ये डाटा जो है आप याद रखिएगा। तो शिक्षा विभाग में किया गया है बजट में 43,364.70 करोड़ रुपए, पंचायती राज में 4300.86 करोड़ रुपए, समाज कल्याण में 3,176.94 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। अब देखेंगे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बिहार का प्रदर्शन क्या रहा है। स्रोत जो है बिहार बजट 2024-25 का है। राज्य में सामाजिक आर्थिक जांच जनगणना 2011 के डाटाबेस के आधार पर चयनित परिवारों को सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष प्रति परिवार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार डाटा उठाया गया था, ध्यान रखिएगा। अब इसी में देखेंगे, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है
गरीब परिवारों को संस्थागत इलाज के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा उपलब्ध कराना। योजना का क्रियान्वयन बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति द्वारा किया जा रहा है। जनवरी 2024 तक राज्य में कुल 40.55 लाख परिवारों में 86.59 लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किया जा चुका है। राज्य में कुल 607 सरकारी एवं 344 गैर सरकारी अस्पताल अर्थात कुल 951 अस्पताल सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर अर्थात CSC, कार्यपालक सहायक, पंचायती राज विभाग एवं जीविका दीदियों का सहयोग लिया जा रहा है। अब देखेंगे जीविका यहाँ पे बजट 2024-25 में किए गए नए प्रावधान क्या हैं। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। देखिए यहाँ पर पूछेगा कि जीविका परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या क्या रखा गया, इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु यह लाया गया है। जीविका द्वारा अब तक कुल 10.4 लाख स्वयं सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, ध्यान रखिएगा, ठीक है, का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 1,30,00,000 से अधिक परिवारों को समूहों से जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.03 लाख नए समूहों का गठन किया जाएगा। अब इसमें देखेंगे प्रावधान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीविका को 150 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 24-25 में 1,04,00,000 जीविका दीदियों को बीमा से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीविका दीदियों द्वारा लगभग 2,000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के साथ अभिसरण कर अब तक कुल 194 जीविका दीदी की रसोई का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 50 नए जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया है। कोइलवर एवं गौरौल में जीविका दीदी का सिलाई घर संचालित है, जिसमें 700 जीविका दीदियां कार्य कर रही हैं। जीविका द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वनियोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। जीविका द्वारा राज्य से बाहर 2 केंद्र बिहार प्रवासी संसाधन केंद्र दिल्ली एवं बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। जीविका दीदियों द्वारा अब तक 3.3 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से जीविका दीदियां सोलर लैंप निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त कर सोलर शॉप चला रही हैं। गया जिले में जे वायर्स कंपनी की स्थापना की गई है, जो इस उद्यम को संचालित कर रही है। ग्रामीण परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु समुचित सहयोग प्रदान करने एवं कैरियर निर्माण के संबंध में सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीविका द्वारा बिहार के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में जीविका लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। अब देखेंगे जल जीवन हरियाली अभियान को मिलने वाले पुरस्कार। दुबई में संपन्न कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 सम्मेलन में जीवन हरियाली अभियान को वैश्विक स्तर पर सराहना। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला। देखिए बिहार की बात हो रही है। 20वें CSI ई गवर्नेंस पुरस्कार में परियोजना श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त हुआ। अब देखेंगे टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ। 12 मई 2023 को टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत प्रत्येक प्रखंड में से 2 पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व यक्ष्मा दिवस 2023 के अवसर पर वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में यक्ष्मा उन्मूलन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिला को स्वर्ण पदक, सिवान को रजत पदक तथा पूर्णिया एवं सारण को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। अब देखेंगे बिहार राज्य पुल निर्माण निगम अंतर्गत चल रही प्रमुख मेगा परियोजनाओं के बारे में।
छपरा शहर में गांधी चौक से नगरपालिका चौक तक डबल डेकर फ्लाई ओवर का निर्माण, लागत इसमें जो आया है 411.3 एकड़ रुपए का। पटना जिला अंतर्गत कारगिल चौक गांधी मैदान से साइंस कॉलेज भाया पीएमसीएच अशोक राजपथ में डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य। रोहतास जिला अंतर्गत सोन नदी पर पंडुका के पास पहुंच पर सही 2 लेन उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण कार्य। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग भारत का रत्न कर्पूरी ठाकर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इन्हें हाल ही में भारत रत्न से नवाजा गया है। 100वें जन्मवर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है, ठीक है। अब इनके बारे में देखेंगे। जो कर्पूरी ठाकुर हैं, इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को पितौंझिया गांव, अब कर्पूरी ग्राम, समस्तीपुर में हुआ और 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया। जननायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया इन्होंने। इनका कार्य जो था 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक, ठीक है। 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक इनका जनता पार्टी से संबंधित थे सेकेंड कार्यकाल में। 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने रहे। आगे देखेंगे 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया। इन्होंने 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जाति के गरीबों को 3% यहाँ पर आरक्षण इन्हों के द्वारा दिलाया गया था। अब भारत रत्न के बारे में देखेंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है। स्थापना जो हुआ था 2 जनवरी 1954 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है, लेकिन इस वर्ष 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। इनमें कौन कौन शामिल है ये देखेंगे हम लोग। तो इसमें शामिल है कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। लाल सिंह आडवाणी, ठीक है, ये जीवित हैं, इनको दिया गया है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है, ये सम्मान है एक प्रकार का। मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 1954 में पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन थे। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं। अब देखेंगे विशेष राज श्रेणी का दर्जा क्या होता है और क्यों दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। इसमें देखेंगे बिहार के झंझारपुर से सांसद रामप्रीत मंडल संसद में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा का मांग हाल ही में उठाया, लेकिन 2024-25 बजट में केंद्र सरकार ने वित्त आयोग का हवाला देते हुए भविष्य में बिहार, आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य दर्जा देने से मना कर दिया है। अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, इसमें बहुत ही जोरों पर मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। विशेष राज्य श्रेणी को 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पेश किया गया था। यह राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है। अब देखेंगे विशेष राज्य के लिए मानदंड क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, क्यों मिलना चाहिए। पहाड़ी और कठिन इलाका के लिए कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप रणनीतिक स्थान, आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन, राज्य के वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृति। अब देखिए नोट, उपरोक्त मानदंड गाडगिल फार्मूला पर आधारित है। विशेष राज्य के लाभ क्या क्या हो सकते हैं ये देखेंगे।
केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का 90% केंद्र वहन करता है। खर्च न किया गया पैसा लैप्स नहीं होता और अगले वित्तीय वर्ष में चला जाता है। राज्यों को अन्य महत्वपूर्ण रियायतें भी प्रदान की जाती है, जैसे कारपोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी आदि में रियायत। चौथा देखेंगे, केंद्र के सकल बजट का लगभग 30% भी उनके पास जाता है। वर्तमान SCS राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना, यानी कि इन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। नोट देखेंगे फर्स्ट में, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। सेकेंड देखेंगे इसमें नोट में, 14वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण के माध्यम से ऐसे राज्यों के संसाधन अंतर को 30% से बढ़ाकर 42% करने का भी सुझाव दिया। कृषि रोड मैप 4 देखेंगे इसमें हम लोग, कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया। इसकी अवधि 31 मार्च 2028 तक रहेगी। देखिए, अब तक जो बिहार में 4 कृषि रोड मैप जारी किया जा चुका है। पहली बार 2008 में लाया गया था, 2008 से 12 था, 12 से 17, 17 से 22 था, लेकिन 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 23 कर दिया गया। अब 23 से, यानी 1 अप्रैल 23 से 2028 तक यहाँ पे कृषि रोड मैप जारी किया गया और इसे जो भारत की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा जारी किया गया है। इस अवधि में राज्य सरकार कृषि से जुड़े विकास कार्य पर लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। बिहार के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 28 अक्टूबर 2023 को किया गया। चौथे कृषि रोड मैप में 12 विभागों को सम्मिलित किया गया है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत कृषि के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। राज्य में ही बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास कराया जाएगा। यहाँ पे सीड हब जो होते हैं, यहाँ पे स्थापना किए जाएंगे। लगभग 100 सीड हब स्थापना करने का यहाँ पे योजना बनाई गई है। फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्रों का निर्माण भी किया जाएगा। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे देखेंगे, चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन, तेलहन एवं पोषक अनाज के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके लिए राज्य में दलहन एवं तेलहन विकास मिशन तथा आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। आगे देखेंगे, कृषि के सर्वांगीण विकास के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष ध्यान रहेगा। चौथे कृषि रोड मैप के तहत विभाग प्राकृतिक वन भूमि पर 350 लाख पौधों का रोपण करेगी। 1 लाख हेक्टेयर में मृदा जल संरक्षण तथा 1500 हेक्टेयर मीटर जल संचय क्षमता की गवर्नमेंट ट्रेंच निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस समयावधि में प्राकृतिक वन भूमि सहित प्राकृतिक वनों के बाहर करीब 20 करोड़ पौधों को लगाया जाएगा। टिश्यू कल्चर आधारित पौधशालाओं की स्थापना की जाएगी। कृषि रोड मैप में निर्धारित कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के फलस्वरूप 2011-12 में चावल, वर्ष 2012-13 में गेहूँ, तो वर्ष 15-16 में मक्का, मोटे अनाज, वर्ष 16-17 में मक्का तथा वर्ष 17-18 में गेहूँ उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय है। ठीक है, 2017-18 में गेहूं के उत्पादन उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जा चुका है। अब देखें कृषि रोड मैप 3 2017 से 23, कृषि रोड मैप 2 12 से 17, फर्स्ट जो आया था 8 से 12 बता दिया गया आपको। अब देखिए जन स्वराज अभियान इम्पोर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी के 153वीं जयंती पर पश्चिम चंपारण के भितिहरवा आश्रम से प्रशांत किशोर ने हजारों लोगों के साथ पदयात्रा शुरू कर जन स्वराज अभियान का आगाज किया। बिहार में सामाजिक एवं राजनीतिक बदलाव के लिए यात्रा अभी तक 6500 किलोमीटर चल चुका है और आगे भी अग्रसरित है। इस दौरान यात्रा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा से होते हुए अभी पूर्णिया में चल रहा है।
2 अक्टूबर 2024 को जन सूरज अभियान का दल के रूप में गठन किया गया, जिसमें बिहार के 1 लाख से अधिक जनता वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में उपस्थित रहे, जिसका आधिकारिक नाम जन सूरज पार्टी रखा गया है। इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में दलित समाज से आने वाले भारत के पूर्व राजनयिक मनोज भारती का चयन किया गया है। अब आगे देखेंगे, जन सुराज देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपने संविधान में राइट टू रिकॉल रखा है, जिसके तहत अगर चुनाव जीतने के बाद सदस्य भ्रष्टाचार करे तो उसे वापस बुला लिया जाएगा। दल के उम्मीदवार का चयन अमेरिकन सिस्टम के तहत जनता द्वारा सीधे किया जाएगा। प्रशांत किशोर के बारे में देखेंगे, इन्होंने ही शुरू किया है, ठीक है। सासाराम के कोनार गांव के रहने वाले हैं। पटना साइंस कॉलेज से पढ़ाई की और इस दौरान कैवेंडिश छात्रावास में रहते थे। आगे चलकर यूएन के लिए पब्लिक हेल्थ पर करीबन 10 वर्ष काम किया। वर्ष 2012 में गुजरात के विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सलाहकार रहे। यहीं से उन्होंने चुनाव प्रबंधन कार्य की शुरुआत की थी। पहले 2012 में सीएजी संस्था बनाया, फिर 2015 में आईपैक बनाया, जिसका निर्माण चुनाव प्रबंधन के लिए किया। इसके बाद कई राजनीतिक दल के सलाहकार रहे, जैसे 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के, 2015 में महागठबंधन जिसे जेडीयू आरजेडी इत्यादि दल से थे, 2017 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए, 2018 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में जेडीयू के लिए, वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी के लिए, पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप के लिए, पंजाब में शिवसेना के लिए 2020 में, 2021 में बंगाल में टीएमसी और डीएमके के लिए तमिलनाडु में ये सलाहकार रहे थे। आगे देखें, बिहार पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग द्वारा हाल ही में किए गए निर्णय। स्रोत है बिहार कैबिनेट मीटिंग। वन्य प्राणी के हमले में मारे जाने पर अब 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। गंभीर चोट आने पर 1.44 लाख रुपए था, हल्की चोट पर 24,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। पशु द्वारा फसल क्षति पर 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा। अब घोड़परास द्वारा फसल क्षति पर भी मुआवजा दिया जाएगा। घोड़परास जंगली सूअर को मारने की समय सीमा में 5 साल की वृद्धि की गई है। मुखिया ग्राम सभा में 50 घोड़परास तक मारने का फैसला ले सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग इसी में, गुड़ प्रोत्साहन नीति। 1 अक्टूबर 2024 से गुड़ प्रोत्साहन नीति लागू किया गया। इसकी विशेषता क्या है गुड़ प्रोत्साहन नीति की, तो देखेंगे, राज्य के सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्यमियों को योजना का लाभ देने के लिए केन केयर सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। चीनी मिलों के हित को ध्यान में रखते हुए 15 किलोमीटर की दूरी पर ही गुड़ उद्योग लगाने की अनुमति दी जाएगी। इसमें 50% तक अनुदान का प्रावधान है। 5 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को बैंक ब्याज पर 10% अनुदान भी दिया जाएगा। अब देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF का जो रैंक आता है 2024 में बिहार का प्रदर्शन क्या रहा है, और ये स्रोत लिया गया शिक्षा मंत्रालय से। बिहार के शिक्षा का जो देखेंगे प्रदर्शन ओवरऑल में देखेंगे हम लोग, IIT पटना का 73वां रैंक था, एम्स पटना का 99वां, और इंजीनियरिंग में देखेंगे IIT पटना का 34वां, NIT पटना का 55वां, और प्रबंधन में देखेंगे IIM बोधगया का जो रैंक था वो 33वां था। आगे देखेंगे, फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर 33वां, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में NIT पटना 27वां इसका रैंक था NIRF रैंक। लॉ में देखेंगे चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना का 41वां, मेडिकल में देखेंगे एम्स पटना का 26वां स्थान था। एग्रीकल्चर में देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर का 36वां रैंक था NIRF का। अब देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय का नया प्रतिशत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इसका विमोचन किया, उद्घाटन किया गया है। मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा था। भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 2017 से 2023 के दौरान नए परिसर में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया। वास्तुकार पद्म विभूषण दिवंगत BV दोषी ने प्राचीन नालंदा के वास्तु को दर्शाते हुए पर्यावरण के अनुकूल
वास्तुकला को डिजाइन किया, जबकि विश्व मानकों से मेल खाने वाली सभी आधुनिक सुविधाओं का एकीकृत किया। यानी कि इसके जो वास्तुकार हैं, नए जो कैंपस है वो हैं वीवी दोषी, ये ध्यान रखिएगा। यह एक बड़ा कार्बन फुटप्रिंट मुक्त नेट जीरो कैंपस है जो कई एकड़ में हरियाली और 100 एकड़ में फैले जल निकायों में फैला है, जो वास्तव में सीखने का निवास है। पूरा विश्वविद्यालय 455 एकड़ में फैला हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय के विजिटर भारत के राष्ट्रपति भी हैं। कुलाधिपति जो हैं प्रोफेसर अरविंद पनघड़िया, अंतरिम कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह। अब देखेंगे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के बारे में। लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड इत्यादि द्वारा आयोजित पीटी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा का नाम, प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाएगी, ये बताया गया इसमें। तो देखिए सिविल सेवा परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, अगर पीटी कोई पास करता है बिहार में तो वहाँ 1 लाख रुपए का आवंटन राशि दी जाएगी। भारतीय अभियंत्रण सेवा संघ लोक सेवा आयोग कराता है। भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, इसमें 75,000 रुपये। संयुक्त रक्षा सेवा सीडीएस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ये जो संस्था कराती है यूपीएससी कराती है दिल्ली, इसमें 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए एवं नौसेना अकादमी की प्रथम चरण लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने पर संघ लोक सेवा आयोग कराती है इसका आयोजन, इसमें 50,000 रुपये का आवंटन किया जाएगा। आगे देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बिहार लोक सेवा आयोग कराती है इसका 50,000 रुपये का राशि दी जाएगी। अन्य राज्यों द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा संयुक्त परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए संबंधित राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग कराती है, 50,000 रुपये इसमें आवंटित की जाएगी। आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा, एसबीआई एवं अनुसूचित व्यवसायी बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा, एलआईसी में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30,000 रुपये की राशि यहाँ पे दी जाएगी। संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा यानी कि एसएससी है, यहाँ पे एक पास करने पर आपको दी जाएगी 30,000 रुपये। विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा, तकनीकी एवं स्नातक प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30,000 रुपये का आवंटन दिया जाएगा। अब देखेंगे आगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्या है। चर्चा में रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर ऊर्जा विभाग बिहार सरकार द्वारा सभी घरों में निःशुल्क लगाया जा रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदे क्या क्या हैं। ऑनलाइन रिचार्ज करने पर 3% की विशेष छूट दी जाती है। यदि उपभोक्ता के खाते में 2,000 रुपये से अधिक राशि लगातार रहता है तो ब्याज मिलता है। खाते में 3 महीने तक रखने पर बैंक दर से ब्याज दिया जाता है। 3 से 6 महीने तक रखने पर बैंक दर प्लस 0.25% दर से ब्याज दिया जाता है। 6 माह से अधिक समय तक रखने पर बैंक दर प्लस 0.50% की दर से ब्याज यहाँ पे दिया जाता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर और सामान्य मीटर की दर एक जैसी है। अनुदान आधारित सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना में स्मार्ट मीटर नेट मीटरिंग का काम करता है। घर बैठे सुविधा ऐप से सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इस ऐप पर दैनिक खपत की सही जानकारी मिलती रहती है। राशि शून्य होने पर उपभोक्ताओं को एसएमएस या कॉल के जरिए जानकारी दी जाती है। इसके लाभ हैं। आगे देखेंगे अब हम लोग बिहार के नवीनतम आंकड़े स्रोत है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम स्थान जिला दिया है, किसमें कौन सा है, 3rd तक दिया है। वर्ष 2022-23 सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है किशनगंज है, द्वितीय स्थान पर अररिया है, तृतीय स्थान पर पूर्णिया है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्थान ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है। 22-23 में सबसे कम वर्षा जिला जहानाबाद में हुआ था। शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले जो हैं पटना है 44.3% के साथ, सेकेंड पर मुंगेर और 3rd पर नालंदा है। शहरीकरण सबसे कम वाले 3 जिले यानी कि मधुबनी सबसे कम है 3.6%, उसके बाद बांका, सीतामढ़ी। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक 2021-22 में पटना है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है 2021-22 में शिवहर है। सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले जो हैं वो पटना है 506 किलोमीटर। नेशनल हाईवे ध्यान रखिएगा एनएच, नेशनल हाईवे की सबसे कम वाले 3 जिले लंबाई वाले शिवहर है 22 किलोमीटर। स्टेट हाईवे देखेंगे सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले जो हैं गया सबसे ज़्यादा 210 किलोमीटर और सबसे कम वाला जिला जो है वो शिवहर है।
सर्वाधिक बिजली की खपत करने वाला जिला जो है पटना है और सबसे कम बिजली खपत करने वाला जिला जो है वो शिवहर है। चावल के उत्पादन में सबसे शीर्ष जिला जो है रोहतास है और सबसे ज़्यादा उत्पादकता वाला जिला जो है रोहतास है। उत्पादन और उत्पादकता में अंतर है, ध्यान रखिएगा। गेहूं के उत्पादन के शीर्ष जिले जो हैं रोहतास सबसे फर्स्ट पर है और उत्पादकता में सबसे फर्स्ट पर खगड़िया है। मक्का उत्पादन में अररिया है और मक्का के उत्पादकता में अररिया ही है, दोनों यही है उत्पादन और उत्पादकता में। आगे देखेंगे दलहन के लिए पटना है, दलहन की उत्पादकता में बेगूसराय है, उत्पादन में पटना और उत्पादकता में बेगूसराय। गन्ना के उत्पादन में है पश्चिम चंपारण। ये देखिए आंकड़ा जो है 2022-23 का हम बता रहे हैं आपको। 2022-23 में गन्ना की उत्पादकता में बेगूसराय है। 2022-23 में अमरूद के सर्वाधिक उत्पादन नालंदा में और सर्वाधिक आम का उत्पादन जो हुआ था दरभंगा जिले में। केला का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी। लीची का सर्वाधिक उत्पादन जो हुआ था मुजफ्फरपुर अकेले 48% और यहाँ पे शाही लीची जो है, ध्यान रखिएगा, शाही लीची को यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना। प्याज में सर्वाधिक उत्पादन नालंदा। बैगन का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा। मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी। अब आगे देखें बिहार जाति आधारित जनगणना के बारे में। हाल ही में बिहार जनगणना हुआ जाति आधारित। बिहार में जाति गणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से हुई। पहले चरण की गणना 7 जनवरी से 21 जनवरी, दूसरा चरण 1 अप्रैल से 2023 से शुरू हुई। पहले चरण में मकान के नंबर दिए गए और घर के मुखिया का नाम लिया गया। दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी ली गई। जाति जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव में 101 लिखकर किया। अब देखेंगे यह सर्वे करवाने की जिम्मेदारी सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को सौंप दी गई। इस गणना से संबंधित डेटा बिजागा मोबाइल ऐप पर डिजिटल एकत्रित किया गया है। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 यानी कि 13.07 करोड़ है। इसमें पुरुषों की संख्या 6.41 करोड़ और महिलाओं की संख्या 6.11 करोड़ है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इसे 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 215 अधिसूचित माफ़ कीजिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार 2015 अधिसूचित जातियां हैं। बिहार में लिंगानुपात 953 है। बिहार में कुल जो परिवार हैं वो हैं 2,83,44,107। बिहार में कुल ट्रांसजेंडर की संख्या जो 825 है। बिहार में साक्षरता दर है 79.7%, जिसमें 84.91% पुरुष साक्षरता दर है और महिला साक्षरता दर जो है 73.91% है। बिहार सरकार ने कहा कि यह पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एवं संघ का एक विषय है। अब देखिए कोटिवार संक्षिप्त विवरण, यहाँ पे बस प्रतिशत देखेंगे कितना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 36.01%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, सामान्य वर्ग 15.52%, अनुसूचित जनजाति 1.68%। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में विभिन्न धर्मों का प्रतिशत क्या है, तो हिंदू जो है 81.99%, मुस्लिम 17.7%, बौद्ध 0.085%, ईसाई 0.057%, सिख जो है 0.01%, जैन जो है 0.009% हैं। अब देखेंगे बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य यानी कि विषय क्या है और लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है, ये देखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट पूछ लेता है कि इसका क्या लक्ष्य रखा गया, कौन सा वर्ष रखा गया है। तो 100% घरों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य जो है वो 31 दिसंबर 2024 तक रखा गया है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आकार 9.76 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य 2024-25। बिहार में कुल बिजली उत्पादन का नवीकरणीय स्रोत से 35% बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य 2024-25। बिहार के 10 लाख परिवारों को पशुपालन से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25। बिहार के 5 लाख परिवारों को उद्यमिता विकास, अतिरिक्त आय संवर्धन एवं रोजगार सृजन से जोड़ने का लक्ष्य 2024-25। बिहार के 31,000 निर्धन परिवारों को सतत
कुपार्जन योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य 2024-25। जीविका दीदियों द्वारा 2000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य जो है 2024-25। 1,04,00,000 जीविका दीदियों को बीमा से आच्छादित करने का लक्ष्य 2024-25। 50 नए जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य 2024-25। जीविका द्वारा 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित नियोजित करने का लक्ष्य जो रखा गया है 24-25। बिहार के 7,000 गाँवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित करने का लक्ष्य 2024-25। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ट्रिक लगा लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट का, या रिटेन कर सकते हैं। इसका लक्ष्य जो रखा गया है 31 दिसंबर 2025, ध्यान रखिएगा 2025 है। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 2025। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के सातों लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय सीमा 2025। टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2025। औरंगाबाद, डेहरी एवं सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य 2027। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ रुपए का व्यय करने का लक्ष्य 2028। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य जो है 2030 है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030। ये आंकड़ा जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य 2030। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035। बिहार सरकार शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य जो दिया गया है 2070 तक रखा गया है। अब देखेंगे 2024 में बिहार विधानसभा में पास हुए विधेयक और उनके जो मुख्य बिंदु हैं। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 लाया गया है। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 लोक व्यवस्था के संधारण के लिए किसी भी तरीके से हानिकारक कार्य करने वाले असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने एवं उससे जुड़ी मामलों के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु अधिनियम लाया गया। बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 लाया गया हाल ही में। इसका जो मुख्य बिंदु है, यह बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम 2014 को संशोधित करेगा। अब स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के समान चिकित्सा पदाधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी इत्यादि पदों पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा चयन एवं अनुशंसा की जाएगी। बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन विधेयक 2024 लाया गया है। इसके तहत राज्य के प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक केंद्र, अस्पताल, बैंक, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, खेल परिसर, रेलवे स्टेशन आदि स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा एवं सुरक्षात्मक उपकरण लगाए जाएंगे। आगे देखेंगे बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग जो विधेयक है 2024, इसका जो मुख्य बिंदु है, यह बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम 1996 को संशोधित करेगा। इसका उद्देश्य बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के कार्य प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन लाना है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड विधेयक 2024 देखेंगे, यह बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 को संशोधित करेगा। संस्कृत शिक्षा की संरचना को पुनर्गठित एवं नई शिक्षा नीति के अनुरूप बनाना इसका मुख्य लक्ष्य होगा। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड विधेयक 2024 देखेंगे, यह बिहार मदरसा बोर्ड अधिनियम 1981 को संशोधित करेगा। मदरसा शिक्षा की संरचना को पुनर्गठित एवं नई शिक्षा नीति के अनुरूप बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक 2024, यह बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग 1991 को संशोधित करेगा। इसमें सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के रूप में परिभाषित किया गया है। अब बिहार राज्य महिला आयोग के बारे में देखेंगे, यह बिहार राज्य महिला अधिनियम 1999 को संशोधित करेगा। इसके लागू होने के बाद वर्तमान कायदा बिहार एवं महिला आयोग भंग कर दिया जाएगा। आयोग के कामकाज के पुनर्गठन के उपायों का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की सदस्यों की सीमित समिति बनाई जाएगी। ध्यान रखिए, समिति यहाँ पे लिखा है, समिति बनाई जाएगी। अब बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक 2024 देखेंगे, राज्य के संशोधनों में अभिवृद्धि करना और उसके लिए उपाय चिन्हित करना। बिहार मूल्यवर्धित कर संशोधन विधेयक 2024, यह बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 को संशोधित करेगा। इसके तहत राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार किसी वर्ग अथवा श्रेणी के करदाताओं को अधिनियम के अंतर्गत विहित विवरणियां दाखिल किए जाने से छूट प्रदान करने की शक्ति प्राप्त करेगी। अब देखेंगे हम लोग बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति। यहाँ पे
यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं देखेंगे, हल्का देखेंगे। यहाँ पे राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, 41वें हैं, और मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार है, और उप मुख्यमंत्री जो हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा है। और न्यायमूर्ति जो हैं कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन 44वें हैं यहाँ पे। और विधानसभा अध्यक्ष जो हैं यहाँ के नंद किशोर यादव हैं, और आज़ादी के बाद ये 17वें हैं। कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। अब आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे बिहार के नए मंत्रिमंडल के बारे में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीतीश कुमार जो हैं ये मुख्यमंत्री हैं कि इनको मंत्रिमंडल जो मिला है सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, अन्य सभी आवंटित विभाग, निगरानी, निर्वाचन। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और इन्हें वित्त और वाणिज्य कर दिया गया। यहाँ पे देखेंगे विजय कुमार सिन्हा है, इन्हें पथ निर्माण मंत्रालय, खान एवं भूतत्व, कला संस्कृति एवं युवा विभाग। विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन संसदीय कार्य विभाग। प्रेम कुमार को सहकारिता मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन, जलवायु परिवर्तन। आगे देखेंगे रेणु देवी, यहाँ देखेंगे क्योंकि ये मत्स्य पालन में बिहार आगे बढ़ा है तो